गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिवीजन चल रहा था एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसका जो सम सॉल्विंग वाला पार्ट है मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। तो दिस लेक्चर विल बी कवरिंग दिस पार्ट वन इज़ फॉर कंपाउंड फाइनेंशियल स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद और भी 8 पार्ट है, तो पूरा चैप्टर को मैंने ऐसे तोड़ा है। Part 2 is modification and corporate debt restructuring. Part 3 off market terms, that is financial asset acquired at off market terms. Part 4 financial guarantee. Part 5 derivative and embedded derivative. Part 6 derecognition of financial asset, financial liability. Part 7 impairment of financial asset. Part 8 fair value accounting of financial asset and financial liability. So this video will be entirely based on this part 1, that is compound financial instrument. तो let us see, इसमें टोटल 4 सम्स आर देयर। अभी ये सम का 2 टाइप का है, एक तो विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दैट इज इलस्ट्रेशन 2 एंड टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 4-5, एंड विथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इलस्ट्रेशन 6। तो यहाँ पे रेड में मैंने कुछ कुछ चीज़ें मार्क किया है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। स्टेप 1 इज़, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये होने के बाद स्टेप 2 इज़ टेन्योर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कितने साल के लिए है। देन स्टेप 3 इज़ कैश फ्लोज, मतलब इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो। कैश फ्लोज का मीनिंग है इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, रीपेमेंट कुछ हो, तो इसको बोलेंगे कैश फ्लोज। वो डिटरमिन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है। देखो, EIR इज़ नॉट ऑलवेज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी EIR एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद स्टेप 5 में हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या आता है एट EIR। ये जो एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एट EIR प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 6 इनिशियल रिकग्निशन करेंगे। स्टेप नंबर 7 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, एंड स्टेप नंबर 8 इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ बैलेंस शीट एंड PL में इम्पैक्ट क्या क्या आता है। तो अभी क्विकली हम लोग शुरू करते हैं। We will be starting with our first question, that is illustration 2, जो ICI का कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ए लिमिटेड इश्यूज ₹1 करोड़ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये कन्वर्टेबल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एज ऑन 1 जुलाई 2001. The bonds have a life of 8 years and face value of ₹10 each, and they offer interest payable at the end of each financial year at a rate of 6%. मतलब ये 6% इंटरेस्ट अपना कैश फ्लो हो गया था। बॉन्ड्स आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू एंड ईच बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 ऑर्डिनरी शेयर इन ए लिमिटेड एट एनी टाइम इन द नेक्स्ट ईयर्स। मतलब ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल है। Companies of a similar risk profile have recently issued debt with similar terms without option of conversion at a rate of 8%. ये हो गया अपना EIR. ओके, लेट अस रीड क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछता है प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इनिशियल रिकग्निशन। ओके, कैलकुलेट द स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अक्रॉस 8 years of the life of the bonds, and part C is provide the accounting entries if the holder of the bond elect to convert the bond to ordinary share at the end of third year। बेसिकली ये 3 चीज़ पूछा गया है। अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में स्टूडेंट्स का ये कंप्लेंट आता है कि पूरा तो सोल्यूशन बना के आ रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहे। मार्क्स पूरा आपको मिलेगा ये थ्योरी लिखने का। अभी छोटा सा एक लिख दो कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडेज 32 रेड विथ इंडेज, ये देखो इंडेज 32 रेड विथ इंडेज 109 कोट कर दिए। दिस इज ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वेयर द ऑप्शन इज विद द होल्डर, हेंस देयर इज अ लायबिलिटी कंपोनेंट अटैच्ड। दिस इज अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड स्प्लिट अकाउंटिंग इज अप्लाइड एज ऑन इनिशियल रिकग्निशन। तो पूरा आपने बता दिया।
अभी कैलकुलेशन, अभी यहाँ पे EIR कितना है 8% एंड टर्म है 8 साल का। तो टोटल प्रोसीड फ्रॉम द इशू अपना कितना आया था 1 करोड़। उससे अपने डेट कंपोनेंट को लेस करने से अपना इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा। डेट कंपोनेंट में मैंने बता के रखा है 2 पार्ट होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पोर्शन एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल पोर्शन। तो इंटरेस्ट पोर्शन जो है ये आपका 6 लाख और ये आपका एन्युइटी फैक्टर हो गया 8% का 8 साल का क्यूमुलेटिव। तो ये करने से आपका 34,47,960 आता है एंड 1 करोड़ जो अमाउंट था उससे आप 8th ईयर का अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 54,03,000 ये आता है। ये दोनों का टोटल हो गया 88,50,960 एंड लेस करने से आपका इक्विटी पोर्शन आ गया 11,49,040। यहाँ पे एक छोटा सा अजम्पशन है, ईयर का बिगिनिंग है 1 जुलाई एंड ईयर का एंड है 30 जून। सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द सेम, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। तो इनिशियल रिकग्निशन का अकाउंटिंग पूछा है, तो अपना इक्विटी और बॉन्ड कंपोनेंट आ गया। तो अभी इसका अकाउंटिंग क्या होगा, देखो ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। तो बैंक मतलब पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो ये हो गया इनिशियल रिकग्निशन। अभी उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अक्रॉस 8 ईयर्स। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये अपना पार्ट 2। देखो मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन पहले से करके रखा है सो दैट ये रिवीजन वीडियो है तो उसका पर्पस सॉल्व होना चाहिए कि आपको कम से कम टाइम में पूरा चैप्टर का ओवरव्यू मिले। देन debt component will be accounted as per ACM method and there is no subsequent measurement for equity component। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा लाइन है, आपको याद रखना होगा ये चीज़ को। इक्विटी का कोई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता नहीं है। उसके बाद अमोर्टाइजेशन टेबल फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी दैट इज़ ACM मेथड अप्लाई कर देंगे जो अपना फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन है उसके लिए। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आया था 88,50,960। यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट करेंगे लेस इंस्टॉलमेंट करेंगे इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस, ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको हर साल यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ऐसा आप ये पूरा टेबल, आपसे वही पूछा है ना इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। तो ऐसा करके जो लास्ट साल का इंटरेस्ट होगा दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसा करके आपका आ गया सारा ईच एंड एवरी ईयर का इंटरेस्ट, राइट। ओके, देन पार्ट सी में क्या पूछा गया था आपसे, प्रोवाइड द अकाउंटिंग एंट्रीज इफ़ द होल्डर ऑफ द बॉन्ड्स इलेक्ट टू कन्वर्ट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो 3 साल का अकाउंटिंग करना पड़ेगा अपने को। पहला साल क्या होगा, देखो ये टेबल से ही आपको पूरा पता चलेगा। सबसे पहले तो इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करने से आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये वाला एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी आपका घट रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट टू बैंक, ये वाला एंट्री पास करेंगे। इसका कंबाइंड एंट्री भी आप पास कर सकते हो ऐसा, बट ऐसा प्रेफरेबल है नहीं, आप ऐसा तोड़ के ही पास करना। उसके बाद 3rd एंट्री, मतलब ये तो देखो ये वाला जो एंट्री है ये 3rd ईयर का मैंने एंट्री आपको बताया। ये यहाँ पे जो 3rd ईयर है ये 3rd ईयर का ये एंट्री पास किए, ये एंट्री पास किए, है ना। उसके बाद अपना फाइनेंशियल लायबिलिटी का बैलेंस इतना बच गया ना 9201,821। तो अभी क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करेगा तो ये तो आपका डी रिकग्निशन होगा, मतलब ये आपका डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी फ्रॉम बुक्स, क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा और तो बॉन्ड रहेगा नहीं ना, उसको तो बुक से हटाना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो वैल्यू था दैट इज़ वो डेबिट, इक्विटी का जो वैल्यू आया था इनिशियली उसको डेबिट करो, टोटल उसको ट्रांसफ़र करो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी यहाँ पे शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम वो सब भी आप एजम्पशन लेके कर सकते हो 10 रुपीज़ करके, बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप लोग ऐसा भी
सीधा सीधी इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करके भी क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हो. आई होप दिस वीडियो will definitely help you guys in understanding accounting for compound financial statement. Okay, so ये अपना सेकेंड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6 है. अभी इसमें एक स्पेशलिटी है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट है. तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं. ABC कंपनी इशूड 10,000 कंपल्सरी क्यूमुलेटिव, यहाँ पे कंपल्सरी वर्ड है, 10,000 कंपल्सरी क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2001 एट 150 ईच. द रेट ऑफ डिविडेंड इज 10% पे. मतलब ये है आपका कैश फ्लोज. तो कैश फ्लो कितना होगा? 15 lakhs इंटू 10%, 1,50,000. The preference shares are convertible into 5,000 equity shares of the company at the end of 5th year from the date of allotment. मतलब ये 5 साल का आपका हो गया टेन्योर. When the CCCPS are issued, the prevailing market rate वो 15%. तो आपको ये भी दे दिया. देखो ये मैंने अभी बोला था ना, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, बट यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे के रखा है 15.86. तो इफ़ देयर इज़ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है. इफ़ देयर इज़ ट्रांजैक्शन कॉस्ट गिवन इन क्वेश्चन, देन market rate of interest is not equal to effective interest rate. ये केस में अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगा तो लॉजिकली मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन EIR, मतलब EIR आपका बढ़ जाएगा, तो EIR एडजस्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना दिया है? 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोसीड्स. तो 2% अभी आपका 150 ईच इंटू 10,000 इंटू 2%. यहाँ पे तो नीचे दे के भी रखा है क्वेश्चन में, बट ठीक है, नहीं भी दिया होता अपने ऐसे करके निकाल लेंगे. 150 इंटू 10,000 इंटू 2%, सो इट कम्स टू 30,000. चलो अभी क्या पूछा क्या है क्वेश्चन में? You are required to compute the liability and equity component and pass journal entries for entire term of arrangement, that is from issue of preferences till their conversion. मतलब पूरा अकाउंटिंग पूछा है. इसमें दो मेथड है. डू नॉट टेक EIR एंड रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू इन द डेट इक्विटी रेशियो में. ये ICAI का सोल्यूशन है और मेरा ये सोल्यूशन है. टेक EIR एंड डू नॉट रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू. तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, डिस्काउंटिंग फैक्टर को 15.86% में निकाल लिए. अपना काम का दो चीज़ आएगा, 5th ईयर का और क्यूमुलेटिव वाला, ये दोनों अपना काम का है. देन इनिशियल रिकॉर्डिंग, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, स्प्लिट अकाउंटिंग करेंगे. नेट प्रोसीड्स 15 लाख का हुआ था, लेस डिविडेंड, मतलब ये आपका रेगुलर पेमेंट जो है 1,50,000 इंटू वो फैक्टर से ये आता है. एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट इसमें कुछ है नहीं क्योंकि कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है, तो इसमें नील आ जाएगा. हेंस इक्विटी कंपोनेंट आ गया आपका 10,07,235. अभी देखो ये जो इक्विटी कंपोनेंट है इसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस कर देंगे 30,000, तो अपना इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा 977,235. अभी इक्विटी से क्यों लेस किया? बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है लेस फ्रॉम इक्विटी सिंस नो EIR मेथड फॉर इक्विटी. इक्विटी का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता नहीं है, तो EIR में एडजस्ट हुआ नहीं ना, तो ये 30,000 इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स रेजिंग इक्विटी. उसके बाद पार्ट 2 अपना अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, वही ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एट EIR, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग बैलेंस. तो ऐसा करके आपका ये हो गया आपका अमोर्टाइजेशन टेबल. अभी अमोर्टाइजेशन टेबल को देख देख के अब ये तो इनिशियल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, इक्विटी अकाउंट, ये कर दिए. उसके बाद आप वो अमोर्टाइजेशन टेबल देख के ये सब एंट्री ऐसा सारा हर एक ईयर्स का आप हर एक ईयर का दो एंट्री पास होता है, एक इंटरेस्ट का एंट्री, एक इंस्टॉलमेंट का एंट्री, ऐसा कर करके 1 2 3 4 5 अब 10 जर्नल एंट्री पास करोगे. तो मैंने यहाँ पे सेम फॉर ऑल ईयर्स लिख दिया है. एंड ये लास्ट में जो एक एडिशनल एंट्री होगा, दिस इज़
कन्वर्जन एंट्री, दिस इज कन्वर्जन एंट्री। अभी ये कन्वर्जन कब करने को बोल रहे हैं क्वेश्चन में? ये तो कन्वर्जन देखो, हाँ ये तो लास्ट में कन्वर्ट करेगा ना, तो लास्ट में अगर कन्वर्ट करेगा तो वो टाइम पे अपना 5th ईयर में देखो अमोर्टाइजेशन टेबल में 5th ईयर में क्लोजिंग बैलेंस फाइनेंशियल लायबिलिटी का तो ज़ीरो हो गया है, बट इक्विटी एज इट इज़ पड़ा है। अभी इक्विटी जो पड़ा है 977235 उसको अपने डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे नोशनल वैल्यू दे के रखा है 10 रुपये इंटू 5000 50,000 एंड बैलेंस अमाउंट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। तो गाइज आई थिंक आप लोगों को कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। इसके बाद और दो छोटा छोटा इलस्ट्रेशन है, दिस इज़ वेरी बेसिक। अपना TY के क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 4 एंड टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अभी ये वीडियो में मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। अगला वीडियो मैं जब पार्ट 2 स्टार्ट करूँगा तो ये दोनों का सल्यूशन भी मैं डिस्कस करूँगा, बट पहले आप लोग इसको एक बार ट्राई करो। इन केस आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो है कॉन्सेप्ट्स का उसको एक बार देखो, देन फिर आप ट्राई करो। तो इसके बाद वाला वीडियो में वी विल बी डूइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज़ पार्ट 2 मॉडिफिकेशन एंड कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये वाला पार्ट को करके चलेंगे। जो मॉडिफिकेशन है दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एसेट, कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो होगा दिस इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल लायबिलिटी। सो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में कंबाइंडली कराऊंगा। पार्ट 3 इज़ ऑफ मार्केट टर्म्स फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चंक है ये पर्टिकुलर चैप्टर का, और ये मैं सेकेंड वीडियो में कराऊंगा। ओके, देन उसके बाद मैं आपको एक गाइडेंस दे देता हूँ, मतलब कैसे आप लोग कवर करेंगे। पार्ट 1 आपका वीडियो नंबर 1 हुआ, ये वीडियो नंबर 2 होगा। उसके बाद पार्ट 4 एंड 5 इसके लिए मैं वीडियो नंबर 3 अपलोड करूँगा। डी रिकग्निशन एंड इम्पेयरमेंट और फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इसके लिए मैं वीडियो 4 रिलीज़ करूँगा। सो बेसिकली देयर विल बी 4 वीडियोज़ एंड वीडियो नंबर 0 वो था मेरा कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली 5 वीडियो में मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों का कवर करके चलूँगा। वीडियो 1, वीडियो 2, 3, 4 और ये 5। गाइज आई थिंक this video will help you in your preparation for November 22 attempt and onwards। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो एंड शेयर और लाइक भी कर दिया करो, आपके मित्रों को भी थोड़ा मदद हो जाए। चलो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।